करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे आरओ एग्जाम के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि एक शताब्दी वर्ष जो है वह घोषित किया गया है और उस पर यह आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। ठीक है, तो उन दो शख्सियतों का नाम बताना है। तो ये थे श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन ये है कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, ठीक, ये 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, कहां मुलाकात होती है? इनकी मुलाकात होती है शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में। तो 1925 का वर्ष अगर देखा जाए और अब 2025 को देखा जाए तो पूरे 100 साल होते हैं। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2025 को नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शताब्दी का शुभारंभ किया। तो इस इतिहास को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ठीक है, तो इसमें जिस राज्य ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है वह है बिहार। ठीक है, तो बीपीएससी के एग्जाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे होंगे इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, उस एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिहार राज्य जो है वो पहले स्थान पे था। तो जून 2025 में बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न यह है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाना है। और अगर हम लोग बात करें इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन की, ठीक, तो भारत का पहला अंडर वाटर यह जो है म्यूजियम ऑफ कृत्रिम कोरल रीफ है जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? ठीक, तो इस ब्रिज का नाम है चिनाब ब्रिज जो कि चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक, तो यह जो डेट थी 6 जून 2025 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, क्या रेलवे आर्क ब्रिज है, इसका अनावरण किया था। अगला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये है अंजी ब्रिज। क्या अंजी ब्रिज है? अब देखिए ये जो ब्रिज बनाया गया है वह चिनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है। ठीक, तो पीएम मोदी ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? तो ये वेटलैंड हैं खीचन और मेनार वेटलैंड। ठीक है, खीचन और मेनार वेटलैंड। अगर वेटलैंड से संबंधित अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 का है और यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक, तो रामसर साइट जो घोषित की गई है वो खींचन और मेनार यह 4 जून 2025 को खींचन जो कि फलोदी में है और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो कि उदयपुर में है राजस्थान को रामसर साइट की सूची में शामिल किया। तो ये दोनों जो साइट हैं वो कहां पे है, किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला प्रश्न यह है कि भारत की अपनी तरफ पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो ये है जम्मू कश्मीर का कटरा और महाराष्ट्र का बांद्रा। ठीक है, तो
कटरा और बांद्रा के बीच में जो है यह सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। तो भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच शुरू की गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि LIC ने, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 20 जनवरी 2025 को 20 जनवरी 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है, तो किस के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हें मिला है? तो ये है एक दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने का। तो LIC ने 20 जनवरी 2025 को एक ही दिन में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसी जारी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी जो है आप याद रखिएगा, 5,88,107 लोगों का जो है बीमा कराया था। अगला प्रश्न ये है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है नो डाउट मिजोरम। मिजोरम को ध्यान में रखना है। तो 21 मई, डेट क्या है, 21 मई 2025 को मिजोरम को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया, जो भारत का पहला ऐसा राज्य होगा। तो इसको जो है जरूर याद रखिए, मिजोरम। मिजोरम क्या? तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मई 2025 में मिनी रत्न श्रेणी कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आम व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल ऑप्टेल लिमिटेड। ये जो 3 कंपनियां हैं वह मिनी रत्न की कैटेगरी 1 में दर्ज हुई हैं। तो मई 2025 में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जिसको MIL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आम व्हीकल निगम लिमिटेड जिसको AVANL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि मार्च 2025 में जारी नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो जो रिवर डॉल्फिन है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, यह है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इनकी संख्या भी देख लेते हैं। तो इनकी संख्या है 2397। ठीक है, 2397 उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नंबर आता है बिहार राज्य का। बिहार राज्य में रिवर डॉल्फिन की संख्या आई है 2220, मतलब कि 2220, और पश्चिम बंगाल में 815 है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप 3 भी याद रखिएगा, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2025 पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है या डिपार्टमेंट का नाम बताना है। ठीक है, तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 11 मई 2025 को सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका नाम याद रखिएगा, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मई 2025 में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है अमेरिका की जो एक स्वतंत्र परिसर को जो स्थापित करेगी, और यह कौन सी यूनिवर्सिटी है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर शिकागो में स्थित है। अगर इसकी जो है अगर मेन कैंपस की बात की जाए तो यह अमेरिका के शिकागो शहर में है। ठीक, नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक, ऑप्शन बी।
तो देखिए आपके करंट अफेयर में वो सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, जिसमें शब्द आपको देखने को मिले पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ठीक, तो ये जो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वह इंडिकेट करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये प्रश्न को जो है यहाँ पे सेट किया गया है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो ये है अडानी इंटरप्राइजेज। तो इसकी व्याख्या क्या है? तो मई 2025 में अडानी इंटरप्राइजेज ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल चालित ट्रक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आयुर्वेद दिवस किस तिथि को डिक्लेयर किया गया है? तो यह है 23 सितंबर। ठीक, ऑप्शन ए। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से जो है आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया है? मतलब देश का वह शहर कौन सा है जहां पे भिखारी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, भिक्षावृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है इंदौर शहर। कौन सा शहर? इंदौर, ऑप्शन बी। तो मई 2025 में इंदौर मध्य प्रदेश को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। अच्छा, इन प्रश्नों में एक चीज आप जो है ऑब्जर्व किए होंगे, जो इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो अप्रैल मई महीने की जो इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई महीने में है। ठीक, जुलाई के लास्ट में। तो यूपी कमीशन की खासियत हमेशा ये रही है कि पीछे के जो एग्जाम का जो मंथ होता है उससे 2 या 3 महीने जो पीछे वाला जो करंट अफेयर रहता है वहां से क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है। तो इस वजह से इस मंथ को जो है ज्यादा टारगेट किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। अब ये बंदरगाह है कहां पे? तो ये है केरल में। तो देखिए मई 2025 में विंझिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। अगला प्रश्न, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट बतानी है, ये कौन सा है? तो ये है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो अप्रैल 2025 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL ने कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि 23वें विधि आयोग, जो 23वां लॉ कमीशन है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। तो यह घटना है 15 अप्रैल की। तो 15 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, उनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न यह है कि कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ठीक, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। ठीक, ऑप्शन बी। तो देखिए, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में आदर्श संस्कृत
ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आपका सही उत्तर क्या होगा? किस राज्य ने अप्रैल 2025 में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो जी हाँ, ये है देवभूमि उत्तराखंड। ठीक, ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड ने अप्रैल 2025 में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे की 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? ठीक है, तो एक है सेपरेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग। तो ये है महाराष्ट्र का शहर कराड़। क्या? कराड़। तो कराड़ जो शहर है, सतारा जिले, महाराष्ट्र ने अप्रैल 2025 में सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, मतलब कि सेपरेशन, संग्रह, कलेक्शन और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। प्रोसेसिंग का मानक जो स्टैंडर्ड है उसको हासिल किया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है काशी। ठीक है, काशी बनारस वाला जो क्षेत्र है, यह जो है जीआई हब बन चुका है आज की डेट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि काशी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का जीआई हब घोषित किया है। क्यों? क्योंकि बनारस के शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा आदि उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है प्राप्त किया गया है, जीआई टैग प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह जो है वो जिला है, क्षेत्र है। इस वजह से 11 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था। तो उसमें जो है ये सब जो है जीआई टैग काशी को जो है प्राप्त हुए हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र को जो है जीआई टैग, जीआई हब बनाया गया है। पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो यह है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। तो 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक पीआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की और गुजरात राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों 346 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। गुजरात के बाद तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतें, यह राज्य है दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे जो है कौन हो गया? गुजरात, और दूसरे पे तेलंगाना, और सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? तो लिंगानुपात जो बढ़ा है और यह बढ़कर आज की डेट में हो गया है 930। कितना हो गया है? 930। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 930 हो गया है। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 930 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर, इस कीवर्ड को याद रखिएगा, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है पुर्तगाल की कैपिटल, बताइए, लिस्बन। ठीक, ये शहर है लिस्बन। तो लिस्बन पुर्तगाल का कैपिटल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? तो यह है न्यू पम्बन रेल ब्रिज। ठीक है, न्यू पम्बन रेल ब्रिज, ऑप्शन ए। तो 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। वेरी अत्यधिक उच्च और उच्च, मतलब कि वेरी हाई और हाई, वेरी हाई और हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो ये राज्यों की संख्या है 13। ठीक, कितनी? 13। तो देखिए
ये 13 राज्य कौन से हैं? तो अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले 13 राज्यों मतलब कि बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा इसमें उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में अवस्थित हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक वेरी हाई जोखिम श्रेणियों में हैं? तो इनमें इनकी जो संख्या है वो है 11। कितनी? 11। तो जो 11 जिले हैं, ठीक, पटना बिहार, अलपुजा केरल में, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर दक्षिण, सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, ये पांचों जो है असम में है, केंद्रपाड़ा उड़ीसा में, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों जो है पश्चिम बंगाल में। बाढ़ और सूखा, ध्यान दीजिएगा, बाढ़ और सूखा दोनों, बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम की श्रेणी में है। तो इनकी संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था? तो महाकुंभ क्षेत्र को जो है नया जिला घोषित किया था। ठीक, ऑप्शन बी। तो देखिए इसकी घोषणा की गई थी 1 दिसंबर 2024 को। तो 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नए जिले के रूप में घोषित किया, जिसे महाकुंभ मेला जनपद नाम दिया गया। महाकुंभ मेला जिले में 67 राजस्व ग्राम शामिल किए गए और महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की सदर, सोराव, फूलपुर और करछना तहसीलें शामिल की गई थी। तो ये जो तहसीलें हैं इनका भी नाम याद रखिएगा, क्या? सोराव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया था? तो कुंभ सहायक। क्या? कुंभ सहायक। तो देखिए प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक, देखिए सहायक कैसे लिखा है? SAIYAK, ठीक है, सहायक, तो चैटबॉट लॉन्च किया था। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो कौन सा राज्य हो सकता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश? जी हाँ, केरल। यहाँ पे सही उत्तर है केरल। तो 21 नवंबर 2024, डेट क्या है? 21 नवंबर 2024 को केरल को सबसे समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और देश का शीर्ष समुद्री जिला कोल्लम, देश का शीर्ष समुद्री जिला कोल्लम को घोषित किया गया है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को और सर्वश्रेष्ठ देश का शीर्ष समुद्री जिला अगर पूछ लिया जाए तो कोल्लम, जो कि केरल में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगो में क्या दर्शाया गया है? ठीक, तो जो नया बहुरंगी जो लोगो लाया गया था उसमें आपको अमृत कलश और अक्षय वट वृक्ष देखने को मिलेगा। तो देखिए महाकुंभ 2025 के लिए लोगों में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश और अक्षय वट वृक्ष, मंदिर दृष्टा कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर शामिल की गई थी। ठीक है, तो आपको लोगों में जो है अमृत कलश देखने को मिलेगा, अक्षय वट वृक्ष, मंदिर दृष्टा कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। फ्री टू थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट जिसमें भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये है स्कॉलर्स एट रिस्क के द्वारा। क्या? स्कॉलर्स एट रिस्क के द्वारा। ठीक, तो देखिए फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, जो 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में मतलब कि 10 सालों में 0.2 अंक हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न, दिन के समय
दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये है दीव। ठीक, तो ये है दीव जिला। तो दीव भारत का पहला जिला है जिसने दिन के समय बिजली को पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करेगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, सितंबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आपको मैं याद दिला दूं, यहाँ से जो प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के पेपर में जो है वो पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को जो है सीरियस लीजिएगा। इसमें पहले स्थान पे है केरल। ठीक है, ऑप्शन बी केरल। तो देखिए, सितंबर 2024 में जारी छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, और चौथे पे गुजरात का स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू एंड कश्मीर, और चौथे स्थान पे गुजरात है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो श्री विजयपुरम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। तो 13 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आप पोर्ट ब्लेयर नहीं कह जाएगी, श्री विजयपुरम कहलाएगी। किस राज्य ने स्वदेशी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। तो देखिए, 30 सितंबर, यह बात है 30 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र ने स्वदेशी गायों की नस्लें को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, 2020-22 की अवधि में भारत में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही? ठीक है, तो यह है 88 प्रति लाख जीवित जन्म। तो ये आंकड़ा याद रखा है, 88 पर 1 लाख लिविंग बर्थ। ठीक है, तो 2020-22 के विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत की मातृ जो मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो 88 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है। अगला प्रश्न, भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस संगठन में चुना गया है? ठीक है, तो यह संगठन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसॉक। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 4 जून 2025 को भारत को 2026-28 के लिए ECOSOC में चुना गया है। तो बरस भी याद रखिएगा, 2026-28। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो यह है भारत जेन। क्या? भारत जेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिए इसको। तो देखिए, 3 जून 2025 को भारत जेन नामक पहला स्वदेशी AI मल्टी मॉडल LLM लॉन्च किया गया है। तो ये भारत जेन का नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों ने कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 अप्रैल से 21 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। अगला प्रश्न यह है कि किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया है? तो यह है
कोझिकोड, ठीक है, तो केरल का शहर है कोझिकोड, उसको सम्मिलित किया गया है। तो है क्या ये कहानी, तो कोझिकोड को डब्ल्यूएचओ के GNAFCC नेटवर्क में शामिल किया गया। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है, तो त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता करवाया, तो ये है रंगाचेरा। क्या, रंगाचेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो मई 2025 में रंगाचेरा को त्रिपुरा का पहला हरित गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट, न्यूनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 11,098.81 किलोमीटर। तो अप्रैल 2025 की गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, नो डाउट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा 3,083.5 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो ये है गाजियाबाद नगर निगम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखी इसको। तो अप्रैल 2025 में गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है, तो ये है विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मई 2025 में तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया गया है, ठीक है, तो यहां पे शहर की नहीं बात हो रही है, विलेज गांव की बात हो रही है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये है अमरावती आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया, ठीक है, यह है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 19 जून 2025 को TRAI ने भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 में जारी किया है, ठीक है, तो ट्राई का नाम इस संदर्भ में याद रखना है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो मार्च 2025 के आंकड़े को बताना है आपको, तो यह संख्या थी 1200.80 मिलियन, ठीक है, 1200.80 मिलियन। तो मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता 1200.80 मिलियन थे। अगला प्रश्न, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यह राज्य है उड़ीसा, ठीक, ऑप्शन बी उड़ीसा। तो देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य में उड़ीसा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, तीसरे पे है गोवा, चौथे पे है झारखंड और पांचवा पोजीशन है गुजरात का, ठीक, जिसमें उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है। इसी के साथ राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा
आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहीं पे त्रुटि हो उसको भी आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।